27 जून है। आज ही के दिन 86 वर्ष पहले अर्थात 27 जून 1939 को हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन और उनकी पत्नी मीरा देव बर्मन एक बेटे के माता पिता बने थे। मीरा ने अपने बेटे को कोलकाता में जन्म दिया था। सचिन देव बर्मन ने अपने बेटे का नाम राहुल देव बर्मन रखा, जिन्हें हम सभी पंचम के नाम से भी जानते हैं। राहुल देव बर्मन एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जिनके गीतों को सुनना आज भी लोग पसंद करते हैं। और जब 4 जनवरी 1994 में पंचम का निधन हुआ तो संगीतकार सलील चौधरी ने कहा था, राहुल देव बर्मन जैसा संगीतकार भारतीय संगीत जगत में ना हुआ है और ना होगा। राहुल देव बर्मन के निधन से हमारा युग खत्म हो गया। पंचम का नाम आते ही हमें कुछ न कहो कुछ तो लोग कहेंगे। एक लड़की को देखा तो एक चतुर नार सहित कई मधुर कर्णप्रिय गीत तुरंत याद आ जाते हैं। राहुल देव बर्मन ने 1960 से 1990 के दशक के दौरान 331 फिल्मों के हजारों गानों की धुनें बनाकर उन गीतों को सदाबहार बना दिया था। उनके सैकड़ों गाने आज भी कालजयी हैं और लोग उन्हें गुनगुनाते हुए मिल जाते हैं। राहुल देव बर्मन ने जिन 331 फिल्मों को संगीत से संवारा था, उनमें से 292 फिल्में हिंदी की, 31 फिल्में बंगाली की, 3 फिल्में तेलुगु की, 2 फिल्में तमिल की, 1 फिल्म उड़िया की और 1 फिल्म मराठी भी थी। इतना ही नहीं, आर.डी. बर्मन ने हिंदी और मराठी भाषा के 5 टीवी सीरियलों के लिए भी संगीत रचा था। पंचम केवल संगीतकार ही नहीं, बेहतरीन गायक, फिल्मों के बैकग्राउंड के लिए कथानक के अनुरूप धुन पैदा करने के साथ ही अच्छे संगीतकार, गायक और अभिनेता थे। उनके संगीत ने पीढ़ियों को प्रभावित किया और उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आर.डी. बर्मन अपनी उदार शैली के लिए जाने जाते थे, जिसमें विभिन्न संगीत शैलियों का मिश्रण था। वह बंगाली लोक संगीत से बहुत प्रभावित थे, फिर भी उनके संगीत में पश्चिमी, लैटिन, ओरिएंटल और अरबी संगीत के तत्व भी शामिल नजर आते थे। इस मिश्रण ने एक अनूठी और ताज़ा ध्वनि लोगों के सामने पेश की, जिसने उन्हें अपने समकालीन संगीतकारों से एकदम अलग बना दिया। इसके बावजूद राहुल देव बर्मन का अंतिम समय काफ़ी तकलीफों में गुजरा। एक तरफ वह करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए थे, तो दूसरी तरफ वह अपनी जिंदगी में एकदम तन्हा थे। अंतिम दिनों में न सिर्फ उनके अति करीबी साथी ने उनका साथ छोड़ दिया, बल्कि गलाकार प्रतिस्पर्धा के चलते उनके साथ विश्वासघात हुआ। उनके पीठ में छुरा भोंका गया। कटघरे में तो सुभाष घई को भी खड़ा किया गया था। कहा गया कि सुभाष घई के विश्वासघात ने पंचम इस कदर टूट गए थे कि वह खुद को संभाल न पाए। इस अवसर पर या यूँ कहें इस संबंध में हम विस्तार से इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। भारतीय संगीत को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने वाले संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ जो कुछ हुआ, उससे यह बात साफ हो जाती है कि हिंदी फिल्म उद्योग में गलाकार प्रतिस्पर्धा, विश्वासघात, पीठ में छुरा भोंकने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। यह कोई आज की नई बात नहीं है। इसलिए करण जौहर का यह उदाहरण कोई मायने नहीं रखता जब वह कहते हैं कि उन्हें बहुत धोखा मिला है। 3 दशक अपने करियर में राहुल देव बर्मन ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, अमित कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज गायकों के साथ काम किया। मन्ना डे के साथ भी काम किया। गीतकार गुलजार के साथ उनके सहयोग ने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे यादगार गीतों का निर्माण किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा और नवीनता को दर्शाता है। उन्होंने अकेले ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत की धुनों के बीच की खाई को पाटने में कामयाबी हासिल की। दोनों की बेहतरीन धुनों को मिलाकर अनूठी कृतियाँ बनाई। राहुल देव बर्मन ने आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ डुएट भी गाए और मन्ना डे के साथ भी डुएट गाया और हमेशा वह चर्चा में रहे। उनके सारे गीत सफल होते रहे हैं। राहुल देव बर्मन का नाम पंचम कैसे पड़ा, इसको लेकर कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है बचपन में वह जब रोते थे तो उनकी आवाज़ भारतीय संगीत स्केल के 5वें सुर जैसी थी। वहीं कुछ का कहना है कि वह 5 अलग अलग तरह की आवाज़ में गुनगुनाते थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि
यह नाम उन्हें अशोक कुमार या मन्ना दे में से किसी एक ने दिया था। अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि क्या पंचम बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेना शुरू कर दिया था? तो इसका जवाब है नहीं। राहुल देव बर्मन ने क्लासिकल संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, हाई स्कूल में फेल होने के बाद जब वह कोलकाता से मुंबई आए तब उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और समता प्रसाद से तबला बजाना जरूर सीखा था। और बहुत लोगों को शायद याद ना हो या पता ना हो, हम याद दिला दें कि महमूद ने जब राहुल देव बर्मन को तबला बजाते हुए देखा तो उन्हें अपनी फिल्म छोटे नवाब के लिए संगीतकार के रूप में साइन किया था, जबकि वह तो संगीतकार के रूप में राहुल देव बर्मन के पिता सचिन देव बर्मन को लेना चाहते थे। यह भी एक कहानी है। बहरहाल राहुल देव बर्मन सलील चौधरी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन पंचम ने सलील चौधरी, अपने पिता सचिन देव बर्मन, नौशाद, खयाम या मन्ना दे की राह पर चलने के बजाय संगीत जगत में अपनी एक अलग राह पकड़ी और वह नित्य नए प्रयोग करते हुए नई नई धुनें बनाकर संगीत प्रेमियों को चकित करते रहे। जी हाँ, पंचम का अति लोकप्रिय गाना है एक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार। यह गाना फिल्म पोषण में है जिसे किशोर कुमार ने गाया है। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पंचम ने यह गाना 3 गानों का मिश्रण करके बनाया था। पहला गाना एक चतुर नार करके सिंगार है जिसे अशोक कुमार ने फिल्म झूला में गाया था। फिर गाने में एक लाइन है देखी तेरी चतुराई। इस लाइन की धुन विष्णु पंत द्वारा स्वरबद्ध भजन वन चले रघुराई से प्रेरित है। एक और लाइन है इस गाने में काला रे जा रे। इस लाइन को पंचम ने लता मंगेशकर के द्वारा स्वरबद्ध गाने चंदा रे जा रे से प्रेरित होकर बनाया। इसी गाने में किशोर कुमार चिल्लाते हैं ओ टेढ़े सीधे हो जा रे। तो सच यह है कि पहले यह लाइन इस गाने का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जब किशोर कुमार ने गाना गाते समय अपने मन से यह लाइन जोड़ दी तो पंचम ने इसे इस गाने में रख लिया, उसे हटाया नहीं। वैसे भी पंचम और किशोर कुमार की जोड़ी कमाल की थी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। चलिए, संगीत तो पंचम के रग रग में बसता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचम ने अपना पहला संगीत 9 साल की उम्र में एक मेरी टोपी पलट के आजा की धुन बनाकर साबित किया था, जिसे उनके पिता सचिन देव बर्मन ने फिल्म फंतूस में उपयोग किया था। कालांतर में कई बार ऐसा हुआ कि सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन यानी कि पिता पुत्र ने एक दूसरे की धुनों का उपयोग अपनी अपनी फिल्मों के लिए किया। गुरदत्त की फिल्म प्यासा के गीत सर जरा तेरा जो चकराए की धुन भी राहुल देव बर्मन ने बनाई थी, पर संगीतकार के रूप में नाम उनके पिता सचिन देव बर्मन का था। जब पंचम ने 9 वर्ष की उम्र में ऐ मेरी टोपी पलट के आजा की धुन बनाई तो सचिन देव काफ़ी प्रभावित हुए। फिल्म प्यासा के गीत सर जोड़ा तेरा चकराए की धुन के बाद तो सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन को अपना घोषित सहायक बना लिया। 50 के दशक के अंत में अपने पिता के सहायक बनने के बाद राहुल देव बर्मन ने चलती का नाम गारी, कागज़ के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, जिद्दी, गाइड और 3 देविया जैसी फिल्मों में बतौर सहायक संगीत निर्देशक काम किया, अब सिर्फ अपने पिता के साथ। अंततः 1961 में महमूद ने उन्हें फिल्म छोटे नवाब में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में पहला ब्रेक दिया। उनके बीच यहीं से गहरी दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से 1965 में पंचम ने महमूद की फिल्म भूत बंगला में और उसके बाद फिल्म पार क्या मौसम में भी एक गीत गाने के साथ अभिनय भी किया था। फिल्म भूत बंगला में पंचम के किरदार का नाम स्टॉकी था, जो कि एक क्लब के सदस्य मुखिया महमूद के क्लब का सदस्य था। मज़ेदार बात यह है कि महमूद ने एक और फिल्म में पंचम दा को अभिनेता के रूप में शामिल किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि पंचम के पास समय नहीं था और तब उसी किरदार के लिए सुनील दत्त को लिया गया था।
इस फिल्म में किशोर कुमार भी थे। आर.डी. बर्मन ने 1961 में रिलीज महमूद की छोटे नवाब से संगीत निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन इस फिल्म को खास सफलता नसीब नहीं हुई थी। इसके बावजूद महमूद और राहुल देव बर्मन के बीच दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई। इस फिल्म के बाद राहुल देव बर्मन की 3 फिल्में भूत बंगला, तीसरा कौन तथा पति पत्नी आई। यह तीनों फिल्में 1965 और 1966 में रिलीज हुई थी, पर इन फिल्मों में बात कुछ बनी नहीं। इसके बाद 1966 में विजय आनंद की संगीतमय व रहस्यमय फिल्म तीसरी मंजिल रिलीज हुई, जिसमें पंचम का ही संगीत था और पूरे बॉलीवुड में, बल्कि उस समय तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी में राहुल देव बर्मन छा गए थे। लोगों ने उन्हें संगीतकार मान लिया था। तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर और आशा पारेख की मुख्य भूमिकाएं थी। इसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी, जिसका श्रेय इस फिल्म के सभी सुपरहिट गीतों मसलन जो हसीना, ओ हसीना जुल्फों वाली, जाने जहां, ओ मेरे सोना रे सोना, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, दीवाना मुझसा नहीं और तुमने मुझे देखा जैसे गाने कमाल के थे। इन सभी को बिना का गीतमाला की उस साल के अंत की वार्षिक सूची में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा तीसरा मंजिल का जो गाने का एल्बम था, साउंड ट्रैक था, 1960 के दशक का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम साबित हुआ था। यह सारी सफलता राहुल देव बर्मन की संगीत की समझ को ही उजागर करती है। 60 के ही दशक में राहुल देव बर्मन की अन्य उल्लेखनीय संगीत में फिल्में आई, जिसमें 1968 की फिल्म थी पड़ोसन, जिसके एक गाने एक चतुरनार मेरे सामने वाली खिड़की में, मेरे भोले बालम और कहना है जैसे गाने आज तक लोकप्रिय हैं और उन्होंने फिल्म को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1977 में सत्य सामंता के फिल्म आराधना में सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन ने ऐसा काम किया था कि किशोर कुमार को राजेश खन्ना की पार्श्व आवाज़ बनने में मदद मिली थी। उसके बाद तो यह हो गया था कि राजेश खन्ना की हर फिल्म में पार्श्व गान किशोर कुमार ही करते थे। फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के साथ सुपरस्टार बन गए थे किशोर कुमार और उनके गायन के करियर को जबरदस्त बढ़ावा मिला था। इसी फिल्म के बाद किशोर कुमार हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के अग्रणी पार्श्व गायक बन गए और यह 1987 में जब किशोर कुमार की मौत हुई, तब तक वह बतौर गायक ऊंचाई पर है, उनका स्थान कोई नहीं ले पाया। पंचम के संगीत करियर को ऊंचा उठाने में जिन फिल्मों का योगदान है, उनमें कटी पतंग, अमर प्रेम के साथ साथ 1942 ए लव स्टोरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कटी पतंग और अमर प्रेम ने 70 के दशक में उन्हें संगीत जगत में बादशाह बना दिया था। तो जब सारे लोग राहुल देव बर्मन से दूर हो गए थे और राहुल देव बर्मन मुसीबत में थे और लोगों ने मान लिया था कि उनका संगीत करियर खत्म हो गया, तब विधि विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के सारे गीतों ने ऐसा हंगामा मचाया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह सारे गीत तो अमर प्रेम से भी ज़्यादा बेहतर है और उन्हें एक नया मुकाम हासिल हो गया था संगीत जगत में। अफसोस की बात यह है कि जब फिल्म ए लव स्टोरी 1942 रिलीज हुई, तब पंचम इस सफलता को देखने के लिए जीवित नहीं थे। हम इस घटनाक्रम पर आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल तो हम 1970 की ही बात कर लेते हैं। फिल्म आराधना के रिलीज होने के बाद, आराधना 1969 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना थे। बहरहाल 1970 में ही सत्य सामंता के संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म कटी पतंग के साथ पंचम हिंदी सिनेमा के अग्रणी संगीत निर्देशक रूप में उभरे थे। इस फिल्म में भी राजेश खन्ना और आशा पारेख ने अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के गाने ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है, ये जो मोहब्बत है,
ने जो हंगामा मचाया था उसमें किशोर कुमार की आवाज़ का भी जादू था। इतना ही नहीं, इस फिल्म का गाना जिस गली में तेरा घर, इसे मुकेश ने गाया था। तो वहीं एक गीत ऐसा भी था जिसे खैर, आइए आगे हम बढ़ते हैं। फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता में इन सारे साउंड ट्रैक ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष राहुल देव बर्मन ने राजेश खन्ना के एक और फिल्म हिट द ट्रेन में भी संगीत दिया था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का एकल गीत गुलाबी आंखें, तो वहीं लता मंगेशकर का एकल गीत किस लिए मैंने प्यार किया शामिल थे। इन दोनों गीतों की लोकप्रियता की बदौलत फिल्म द ट्रेन भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल हुई थी। 1971 में अपनी पहली पत्नी रीता पटेल से तलाक होना राहुल देव बर्मन के लिए लकी साबित हो गया। ऐसा लोगों को लगा कि उनके करियर पर लगा हुआ ग्रहण खत्म हो गया, क्योंकि इस 1971 में 1971 में रीता पटेल से तलाक होने के बाद राहुल देव बर्मन ने एक होटल में एक गाना लिखा था, मुसाफिर हूँ यारों, और उस गाने ने जो सफलता पाई वो कमाल की थी। इतना ही नहीं, 1971 के बाद राहुल देव बर्मन ने सफलता की डगर पर बहुत तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। 1971 से 1974 के 3 वर्षों के दौरान उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा, कारवां, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, अपना देश, जवानी दीवानी, रामपुर का लक्ष्मण, परिचय, सीता और गीता, समाधि, हीरा पन्ना जैसी बेहद सफलतम फिल्में दी। तो उसी दौरान अनामिका, आग गले लग जा, यादों के बारात और नमक हराम जैसी फिल्में भी आईं, और इन सभी में जो गाने हिट हुए उनको भी तो याद किया जाए। इन सभी फिल्मों के गाने थे चढ़ती जवानी, मेरी चाल मस्तानी, पिया तो अब तो आजा, कितना प्यारा वादा है, दम मारो दम, फूलों का तारों का, कांची रे कांची, राय रना बीती जाए, चिंगारी कोई भर के, कुछ तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ, ओ मेरे दिल के चैन चला जाता हूँ, और आओ ना गले लग जाओ ना, दुनिया में लोगों को कजरा लगा के गजरा सजा के, रोना कभी नहीं रोना, सामने ये कौन आया, ये जवानी है दीवानी, जाने जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, रामपुर का वासी हूँ, और फिल्म परिचय का गाना मुसाफिर हो यारों, ओ साथी रे साथी चल, कोई लड़की मुझे कल रात कांटा लगा, जब तक रहें और जाने जान, पन्ना की तमन्ना, मेरी भीगी भीगी सी, और बाहों में चले आओ, वादा करो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, लेकर हम दीवाना दिल, फिर है मंजिल मंजिल, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, किस अलावा मैं शायर बदनाम का सफलतम गीत थे। फिल्म नमक हराम का गीत मैं शायर बदनाम ने तो सफलता के कई रिकॉर्ड बना डाले थे। कारवां, अमर प्रेम और यादों की बारात के लिए राहुल देव बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर में लगातार 3 नामांकन मिले। 1974 में उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में आपकी कसम, अजनबी, फिर कब मिलोगी और जहरीला इंसान शामिल थी, जिनमें करवटें बदलते रहें, जय जय शिवशंकर, सुनो कहो कहा सुना, जिंदगी के सफ़र में, एक अजनबी हसीना से, हम दोनों दो प्रेमी, भीगी भीगी रातें जैसे सदाबहार गाने शामिल हैं। इतना ही नहीं, नासिर हुसैन निर्मित फिल्म यादों की बारात के गाने कमाल के थे, और इस फिल्म के जितने गाने, सारे गानों ने संगीत जगत में ऐसा तहलका मचाया था कि उसके बाद हर फिल्म में नासिर हुसैन की संगीत देने के लिए राहुल देव बर्मन ही
पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त वह आया जब राहुल देव बर्मन मुसीबत में थे, तकलीफ़ों से गुजर रहे थे, तब नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान ने फिल्म क़यामत से क़यामत तक का निर्देशन किया और इस फिल्म में पहली बार मैंने नासिर हुसैन खान के बैनर की पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, जिसमें राहुल देव बर्मन की जगह संगीतकार के रूप में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। इससे राहुल देव बर्मन को एक धक्का जरूर लगा था। उन्हें लगा था कि एक मेरा पुराना साथी मुझे छोड़ गया, जिससे उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। 1975 में एक साथ उनके संगीत से सजी कई फिल्में आईं। उनमें दीवार, खेल खेल में, वारंट, आंधी, खुशबू, धर्म करम और शोले का नाम शामिल है। सभी को पता है कि इन फिल्मों ने ऐसा बॉक्स ऑफिस पर तड़का लगाया था कि हर तरफ संगीतकार के रूप में सिर्फ पंचम और सिर्फ पंचम ही गूंज रहा था। और शोले जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी थी, उसने तो भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचा। ये 5 साल तक यह फिल्म एक ही थिएटर में चली थी, यह भी अपने आप में एक इतिहास है। और इसका एक गाना है, फिल्म शोले की बात कर रहा हूँ, महबूबा महबूबा। इस दूसरा गाना यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तीसरा गाना है जब तक है जान। ये सारे गाने बिना का गीतमाला में श्रेष्ठ थे, साबित हुए थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने पंचम दा को फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की श्रेणी में एक और नामांकन दिला दिया था। 1974 में ही फिल्म दीवार का गीत कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, खेल खेल में के गीत हमने तुमको देखा, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों आदि फिल्म गीतों ने भी हंगामा मचाया था। तो वहीं फिल्म आंधी के गीत तेरे बिना जिंदगी से, तुम आ गए तो नूर आ गया, इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म खुशबू का गाना ओ मांझी रे अपना किनारा, धर्म करम का गाना एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तेरे हमसफर गीत हैं तेरे काफ़ी लोकप्रिय हुए। क्या यह वो गीत नहीं है जिन्हें आप भी गुनगुनाना पसंद करते हैं या गुनगुनाते रहते हैं? सफलता और असफलता तो दिन और रात की तरह है। सफलता के बाद असफलता और असफलता के बाद सफलता का आना तय है। तभी तो लगातार सफलता की ओर भाग रहे राहुल देव बर्मन के करियर में 1976 में एक रुकावट आई। 1976 में नाले पे डाला, बालिका बधू और महबूबा, इन 3 फिल्मों के दम छोड़ दो तो बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। ये बात कहीं ना कहीं राहुल देव बर्मन को खली और उसके बाद उन्होंने ऐसी मेहनत की कि एक ही साल बाद 1977 में नासिर हुसैन की फिल्म हम किसी से कम नहीं की सफलता के साथ ही एक बार फिर पंचम दा का स्टारडम वापस आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सच यह भी है कि जब राहुल देव बर्मन को नासिर हुसैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब राहुल देव बर्मन को नासिर हुसैन का साथ नहीं मिला था। हाँ, मैंने पहले जिक्र किया 1976 में उनके करियर में लो फेज आया था, पर 80 का दशक उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया। 70 दशक में संगीत के बादशाह बने रहे पंचम दा, 80 के दशक में लोकप्रियता खो गए थे। इसके पीछे कई कारण थे। उस वक्त तेजी से उभरे अमिताभ बच्चन शुद्ध मसाला मनोरंजन वाली फिल्में कर रहे थे, जिसमें बढ़िया संगीत की जरूरत ही नहीं थी। फिर आर.डी. बर्मन ने 70 के दशक में जो प्रयोग किए, उन्हें 80 के दशक में दूसरे संगीतकारों ने बेशर्मी के साथ कॉपी करना शुरू कर दिया और इसका जो राहुल देव बर्मन की अपनी विशिष्टता थी वह कहीं ना कहीं खो गई। उनके कट्टर समर्थक भी दूसरे संगीतकारों के पास चले गए। पैसा भी वजह हो सकती है या कोई कुछ नया दिया जाए, यह वजह भी हो सकती है। हमने पहले भी बताया कि यादों की बारात से नासिर हुसैन की हर फिल्म में संगीतकार के रूप में रहने वाले राहुल देव बर्मन भी 1987 में
नासिर हुसैन कैंप से बाहर हो गए थे। उधर पंचम के संगीत से सजी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही थीं। उन फिल्मों के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन किसी तरह लोगों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। और जबकि उसी दौर में खूबसूरत, राकी, यह वादा रहा, मासूम, सनी और सागर जैसी फिल्मों ने सफलता दर्ज कराई थी और इन फिल्मों के संगीत को भी ज़बरदस्त सफलता मिली थी और इन फिल्मों के संगीतकार राल्डो बर्मन भी थे। लेकिन इन फिल्मों के मुकाबले, इन फिल्मों के संगीत के मुकाबले बाकी फिल्मों ने कम व्यापार किया, कम लोकप्रियता पाई थी, जिसका खामियाजा राल्डो बर्मन को ही भुगतना पड़ा। फिर भी उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो हिट गाने नहीं बल्कि एक हिट एल्बम देता था। और 80 के दशक ऐसा दौर था जब पूरे एल्बम के बजाय अलग अलग गाने, जैसे तुमसे मिलने ज़िंदगी को यूँ लगा, रोज़ रोज़ आँखों तले या मम्मियाँ केरो मामा ही हिट हुए थे। मतलब एक फिल्म के सारे गाने हिट नहीं हुए थे, एक ही गाना हिट हो गया था। 90 का दशक आते आते पंचमदा ने हार मान ली थी। 90 का दशक पंचमदा के लिए वास्तव में तमाम मुसीबतें लेकर आया। एक तरफ उन्हें हार्ट अटैक आया तो दूसरी तरफ लोगों ने उसकी दूरी बनानी शुरू कर दी। 90 के दशक में उनके खाते में सिर्फ तू है मेरे दिल की रानी या जयपुर से निकली गाड़ी या मिली हवा छू गई जैसे गीत ही हिट हुए थे, बाकी गीत हिट हुए नहीं थे। 1986 में उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद सुभाष घई ने उनके साथ जो हरकत की उससे उन्हें ऐसा धक्का लगा, वह इस कदर अंदर से टूट गए कि फिर वह उबर नहीं पाए। जी हाँ, सुभाष घई ने अपने फिल्म राम लखन बनाने की जब घोषणा की तो यह उन्होंने कहा कि संगीतकार के रूप में पंचम दा ही होंगे। इसके बाद खुशी खुशी पंचमदा अपने हृदय की बाईपास सर्जरी करवाने लंदन चले गए और जब वह लंदन से वापस आए तो पता चला कि सुभाष घई ने बिना पंचमदा को कोई सूचना दिए, बिना पंचमदा को बताए, पंचमदा की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को राम लखन का संगीतकार बना दिया। हृदय की बाईपास सर्जरी कराकर जब पंचम वापस लौटे तो उन्हें सच पता चला। इससे वह अंदर तक टूट गए। उन्होंने कई लोगों से कहा था कि मैं अपने हृदय की बाईपास सर्जरी कराने गया और यहाँ सुभाष घई ने मुझे ही बाईपास कर दिया, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वास्तव में पंचम को फिल्म खोने का उतना गम नहीं था जितना गम इस बात का था कि सुभाष घई ने उन्हें बताया नहीं। और इस घटना के बाद वह अकेले पड़ गए थे, लगातार शराब पीने लगे थे, सिगरेट में डूबे रहने थे। हालात इतने बदतर होते गए कि बाद में तो संगीत कंपनियों ने भी पंचम से दूरी बना ली थी। मतलब जिस फिल्म में पंचम का संगीत होता उसके संगीत को संगीत कंपनियां लेने से मना करने लगी थी। बट प्रकृति का नियम है, अंधेरे के बाद उजाला आना तय है, इंसान की किस्मत बदलनी तय है। ऐसा ही राल्डो बर्मन के साथ भी हुआ। विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के संगीत निर्देशन का ऑफर दिया। विनोद चोपड़ा खुद पंचम के सिटिंग रूम में गए और उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर देते हुए कहा, पंचम आप अपना हौसला न खोएं, आपके अंदर जो प्रतिभा है वह अन्य किसी में नहीं है, मुझे यकीन है कि आप आज भी सर्वश्रेष्ठ संगीत दे सकते हैं। विनोद चोपड़ा की बातों से पंचम बेहद भावुक हो गए थे। उन्होंने इस फिल्म को बेहतरीन संगीत देकर साबित कर दिया कि उनसे बेहतर संगीतकार ना हुआ है और ना होगा। तभी तो उनकी मौत पर सलील चौधरी ने यह बात कही थी। पर बदकिस्मती देखिए कि पंचम अपनी आखिरी कामयाबी को देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक जगह मशहूर बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने कहीं कहा है कि अगर राल्डो बर्मन जीवित होते और वह अपनी फिल्म 1942 लव स्टोरी के गानों की सफलता को देखा होता तो उन्हें एक बार फिर से अमर प्रेम से भी ज़्यादा बड़ा
ओहदा मिल जाता, नाम मिल जाता। देखिए कितनी बात अजीब सी होती है कि 4 जनवरी 1994 को दिल की बीमारी के चलते पंचम का निधन हो गया, जबकि 1942 लव स्टोरी 15 जुलाई 1994 को रिलीज हुई। कहीं विनोद चोपड़ा ने कहा हुआ है कि वह रात में इस फिल्म के गानों की मिक्सिंग कर रहे थे पंचम के साथ, और देर रात तक वह अपने घर वापस आ गया था और सुबह सुबह उन्हें यह बुरी खबर मिली थी। इस फिल्म के गीत कुछ न कहो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सहित सभी गीत सुपर डुपर हिट हुए। उन्हें मरणोपरांत 40वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में तीसरे सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक से सम्मानित किया गया था। पंचम के गैर फिल्मी संगीत में भी कई एल्बम शामिल हैं, जिनमें 1987 में आया एल्बम पैंटेरा है, जो पीट गवनकर ने बनाया था। पीट गवनकर का परिचय बता दूं कि वह जेनिना गवनकर के पिता हैं, और यह एक लैटिन रॉक एल्बम है। यह एल्बम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था, जिसके लिए राहुल देव बर्मन ने सैन फ्रांसिस्को में जोरा फ्लोरेंस के साथ भागीदारी की थी, और बाद में उन्होंने इसी के लिए एक गीत और भी रिलीज किया था। वह गीत रिकॉर्ड हुआ था मुंबई में सनी स्टूडियो में। इतना ही नहीं, इस एल्बम के कुछ धुनें उन्होंने बाद में हिंदी फिल्मों में भी उपयोग किया। मसलन फिल्म गर्दिश का एक गाना है रंग रंगीली रात आज चूम ले, यह उसी प्राइवेट एल्बम से प्रेरित एक गाना है। 1987 में राहुल देव बर्मन, गुलजार और आशा भोसले ने दिल प्रोसी है नामक एक प्राइवेट एल्बम में काम किया था, जिसे 8 सितंबर 1987 को आशा भोसले के जन्मदिन पर रिलीज किया गया था। बर्मन और आशा भोसले ने बॉय जॉर्ज के साथ भी बो डाउन मिस्टर गीत भी रिकॉर्ड किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाली में बड़ी संख्या में गैर फिल्मी गाने लिखे भी, उनके एल्बम भी बनाए, उनमें गाया भी और संगीत से भी संवारा, जिनमें से कई तो बाद में हिंदी फिल्मों में रूपांतरित किए गए। राहुल देव बर्मन को हिंदी फिल्म संगीत में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने संगीत में कई शैलियों से कई तरह के प्रभावों को शामिल किया। हालांकि उनकी प्राथमिक प्रेरणा बंगाली लोकगीत थे। बर्मन का करियर राजेश खन्ना अभिनीत युवा प्रेम कहानियों के उदय के साथ मेल खाता चला गया। उन्होंने इन लोकप्रिय प्रेम कहानियों में इलेक्ट्रॉनिक रॉक को भी लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अक्सर बंगाली लोक संगीत के साथ डिस्को और रॉक तत्वों को मिलाया। उन्होंने जैज तत्वों का भी इस्तेमाल किया, जो उन्हें स्टूडियो पियानो वादक कीर्सी लाड द्वारा पेश किए गए थे। बतौर संगीतकार राहुल देव बर्मन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह परंपरागत ध्वनियों के साथ प्रयोग करने में सबसे आगे थे। 1975 में सफलतम फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा शुरुआती धुनों को बनाने के लिए पंचम दा ने बियर की बोतलों का इस्तेमाल किया, तो वहीं फिल्म यादों की बारात के गीत चुरा लिया है गाने की खनक के लिए कप और तस्री की आवाज़ का इस्तेमाल किया। उनकी अभिनव तकनीक ने फिल्म संगीत में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे उनकी रचनाएं कालातीत हो गईं और आज भी लोग उनके गानों को सुनने के लिए तरसते हैं। कहा जाता है कि आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे, तो फिर संगीत में नित्य नए प्रयोग करने वाले आर.डी. बर्मन पर आरोप न लगते या कैसे हो जाता। जी हाँ, राहुल देव बर्मन पर भी चोरी के आरोप लगे। मज़ेदार सच यह है कि फिल्म निर्माता खुद उन पर अपने संगीत से प्रभावित मशहूर विदेशियों को अपनाने का दबाव डालते थे, विदेशी धुनों को अपनाने की दबाव डालते थे, फिर भी उनका मूल योगदान और रूपांतरण हमेशा पहचाना गया और नई ऊर्जा लेकर के आया। जहाँ तेरी ये नज़र है जैसे गाने लगातार क्लासिक सिद्ध हुए। पंचम दा ने पर एक आरोप और लगता है कि वह विदेशी संगीत से प्रभावित हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने पाश्चात्य संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत को भी महत्व दिया।
और उन्होंने कई गानों में शास्त्रीय संगीत को गवाया। एक गाना तो उन्होंने परवीन सुल्ताना से गवाया था, जिसे कौन भूल सकता है। पंचम का संगीत यानी कि कदम खुद ब खुद थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। लय और ताल ऐसी जो बरसों बरस संगीत की दुनिया को रोशन करती रहे। धुन ऐसे कि संगीत की दुनिया से जुड़े तमाम कलाकार उसे ही पर्वत मान लें। राहुल देव बर्मन के हाथों को जादू था, जिसने भारतीय संगीत की दुनिया को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आज भी उनकी बनाई धुनें फिल्मी गानों में बेधड़क इस्तेमाल की जा रही हैं। तमाम लोग उनकी मृत्यु के बाद उनके गानों को रिमिक्स कर या किसी उनकी धुनों को में कुछ नयापन ला के अपनी धुनें बनाते रहे हैं। राहुल देव बर्मन के गाए गीत आज भी मुझे क्लबों और पार्टियों के शान बने हुए हैं। राहुल देव बर्मन संगीत जगत के बादशाह थे। संगीत में उनकी कोई बराबरी नहीं थी और महान कलाकार थे, मगर निजी जीवन उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। आर.डी. बर्मन की पहली पत्नी रीता पटेल थी, जिनसे उनकी पहली मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। रीता उनकी प्रशंसक थी और उसने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई कि वह आर.डी. बर्मन के साथ फिल्म डेट पर जाएंगी। पंचम दा इस सच से तो वाकिफ नहीं थे, पर वह रीता पटेल के साथ फिल्म देखने गए। इस तरह रीता पटेल ने अपनी सहेलियों से लगाई हुई शर्त जीत ली, पर इस शर्त को जीतने के साथ ही दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। अंततः उन दोनों ने 1966 में शादी कर ली, पर यह शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 1971 में रीता पटेल और आर.डी. बर्मन का तलाक हो गया। हम यहाँ याद दिला दें कि 1972 में रिलीज हुई फिल्म परिचय का गीत मुसाफिर हुई यारों का संगीत उस समय रचा गया था, जब पंचम दा रीता पटेल से अलग होने के बाद एक होटल में रुके हुए थे। पहली पत्नी रीता पटेल से तलाक के 9 साल बाद पंचम दा ने अपनी मां के सख्त विरोध के बावजूद 1980 में आसरा भोसले से दूसरी शादी की थी, जिनके संग उनका लंबे समय तक रोमांच चला आ रहा था। पंचम दा की मां इस विवाह के खिलाफ थी, जिसकी उनके अनुसार कई वजहें थी। पहली वजह आशा भोसले का तलाकशुदा होना था। दूसरी वजह यह कि वह 3 बच्चों की मां थी। तीसरी वजह यह थी कि वह पंचम दा से 6 साल बड़ी थी। इतने नहीं, शादी से पहले और शादी के बाद भी आशा भोसले तथा पंचम दा ने कई हिट गाने रिकॉर्ड किए। दोनों ने कुछ डुएट भी गाए, कई लाइव शो भी किए, जहां उन दोनों को बहुत पसंद किया। यह एक अलग बात है कि जीवन के अंत में आशा भोसले भी उनके साथ नहीं रहीं। बर्मन को वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, खासकर उनके जीवन के अंतिम वर्षों में। राहुल देव बर्मन को लेकर कोई कुछ भी कहे, पर सबसे बड़ा सच यह है कि उनका संगीत आज भी जिंदा है। राहुल देव बर्मन के कालजी संगीत को इसी बात से आंका जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनकी मौत के बाद बनी कई हिंदी फिल्मों में उनके मूल गाने या उनके रिमिक्स गानों का उपयोग किया गया। 2002 में आई फिल्म दिल विल प्यार प्यार में बर्मन के कई पुनः व्यवस्थित हिट गाने हैं। उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में इन गानों को दिया गया इस फिल्म में। तो वहीं 2003 में फिल्म आई थी झंकार 20, जिसमें संगीतकार निर्देशक विशाल शेखर को सुर्खियों में ला दिया था, भी उन्हें एक श्रद्धांजलि है। फिल्म ख्वाहिश में मल्लिका शेरावत के किरदार ही बर्मन मान संगीतकार आर.डी. बर्मन की प्रशंसक है। फिल्म में उनका बार बार उल्लेख किया गया है। 2010 में ब्रह्मानंद सिंह ने पंचम अनमिक्स मुझे चलते जाना है नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जिसे आलोचकों की काफ़ी प्रशंसा मिली। उम्मीद है कि इस वीडियो की जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लेकर हमें बता सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे हमारे चैनल फिल्म संगम को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला और अधिक बेहतर काम करने के लिए बढ़ता जाए।